नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और खबरी चौक के स्पेशल शो में खबरी पंचायत में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता जिनका जनता में उठना बैठना और हर मुद्दों पर अच्छी पकड़ होती है और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ मैं। हमारे साथ अभी अंकुर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मीरा शुक्ला जी हैं और त्रिभुवन सर हैं और राजेश सिंह सिसोदिया जी हैं, अभय नारायण पांडे जी हैं और सुजान बेग जी। आप सभी का हमारे खबरी चौक एपिसोड में स्वागत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं अंकुर जी से करना चाहूँगी। आप गंगापुर शराब दुकान के लिए उसको हटाने के लिए बहुत ही संघर्षरत रहे। आपको क्या लगता है कि आने वाले सरकार आपकी जो आई है और जो अभी सरकार है उस पर आपकी जो मांग है, जो संघर्ष पूरा होगा, जो मांग है पूरा होगा? ये जब बीजेपी सरकार में और जब विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने शुरू अपने न्यूज के माध्यम से बाइट दिया था कि मैं शराब दुकान हटवा दूँ। 3 महीना या 1-2 महीने जो भी ऐसे बोला कि हटवा दूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि कोई सूर्यवंशम पिक्चर के अनिल कपूर जैसे आए हैं जो शराब दुकान को हटवा देंगे और महिलाओं में एक हर्ष होगा, क्योंकि महिलाएं रोज परेशान होती है जिस दर्द को मैं जाकर वहाँ की माता बहनों का देखता हूँ। लेकिन जब उनकी बात सिर्फ पिक्चर के हीरो की जैसी हो गई तो मुझे बहुत मन में दुखी हुआ कि ये भी बस बोर्ड तक सब कुछ घोषणाएं कर रहे थे, आज उनको महिलाओं का दर्द नहीं है। मैं आपको बता दूं कि शराब दुकान के लिए वो हर दिन जगह खोजते कि इस जगह पे जाएगा, इस जगह पे जाएगा, इस जगह पे जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से कि आपके लिए रेवेन्यू बड़ा है कि महिलाओं का दर्द बड़ा है? महिलाओं का दर्द बड़ा होना चाहिए, रेवेन्यू कौन सी बड़ी बात है? आप एक शराब दुकान ही हटा दीजिए अगर आपको जगह नहीं मिल रहा है तो उनको शराब दुकान बंद कर देना चाहिए अगर आपको जगह नहीं मिल रही है। लेकिन अभी तक सिर्फ वो जगह खोज रहे हैं। टेंडर होता है, टेंडर कैंसिल होता है, टेंडर होता है, टेंडर कैंसिल होता है और महिलाएं रोज झेल रही, महिलाएं रोज दर्द झेल रही। हम लोग वहाँ एक दिन भी रहते हैं, वहाँ जो रहती है उनके हर एक मिनट समस्या है। अगला सवाल मेरा शुक्ला जी से, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा संरक्षण देती है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानती है। तो अगर हम इस बात करेंगे कि शराब दुकान को हटाने के लिए आप क्या देखिए महिलाओं को किस तरह से परेशानी होती है और किस तरह से इसमें कार्य होना चाहिए? देखिए, शराब दुकान हो या कोई भी इस तरह की दुकान हो जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी हो, वो तो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और शराब दुकान कोई एक व्यक्ति या कोई भी कार्य को एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसको करने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है और हम सबको इसकी पहल करना चाहिए, तब वो काम ज़्यादा अच्छा सफल हो सकता है। सुजान का भी उसी मुहल्ले में रहे हैं और गंगापुर में इनका घर है। आप बता सकते हैं कि किस तरह से परेशानी होती है आपको? परेशानी तो क्या है कि माताएं बहनें जब निकलती हैं और जो दारू पी कर के लोग तस्वीर बिक्री करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए कितना दुखदायी हो सकता है। तो बहुत ही बुरी स्थिति बनती है, बहुत ही परेशानी होती है। रहा सवाल यदि आप देखेंगे तो इस सरकार में, बीजेपी सरकार में बंदूक की नोक पर वहाँ शराब दुकान बनाया गया है, पुलिस लगे हुए थे और उसके बाद वहाँ पर न्यूज खुदाया और वहाँ दुकान बनी। ऐसी मानसिकता वाली सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन है मेरा त्रिभुवन सर से। पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरह से उनकी परिकल्पना थी, क्या लगता है कि वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या विकास हुई जिस तरह से? पंचायती राज की व्यवस्था एक प्रकार से शासन का विकेंद्रीकरण था और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक अवधारणा थी। धीरे धीरे पहले तो जैसे जिला सरकार और स्त्री पंचायती राज का जो गठन किया गया था वो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के लिए, गाँव के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन उसकी जो शक्तियाँ हैं, जो संवैधानिक शक्तियाँ थी, उसको
कम कर दिया। इस प्रकार से वो उतना कारगर आज की तारीख में नहीं रह गया है कि वो जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण का विकास संपूर्णता से कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गांव में जब तक कृषि पर आधारित और कृषि पर आधारित जो प्रोसेसिंग यूनिट है, एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो चालू नहीं किए जाएंगे, जब तक कृषि के उत्पादन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता कि, और उसके लिए जरूरी है कि ग्राम सशक्तिकरण हो, पंचायतों को शक्ति दी जाए और जिला पंचायत और जनपद पंचायत जो है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको ऐसे अधिकार संपन्न किया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने प्रस्तावों को कारगर ढंग से जिला पंचायत में पहुँचा सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा समझते हैं हम लोग का जो अनुभव है उसके आधार पर कि जिला पंचायत के माध्यम से गांव का विकास असंभव सा हो गया है। सिर्फ सरकार की राहत की योजनाएं ही ग्राम पंचायत तक पहुँच रही। इस मुद्दे पे मैं भारत सुप्रिया जी का भी राय जानना चाहूँगी। देखिए क्या जो चीज़ होती है, पॉलिसी होता है, प्रैक्टिस होता है, नीति होता है, क्रियान्वयन होता है। नीति जब पढ़ते तब तो देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे देश में जितने कानून है उतना किसी देश में कानून नहीं, जितनी नीतियाँ उतने किसी देश में नीति नहीं। लेकिन जब क्रियान्वयन तक बात आती है तो बात अटकती है। जैसा आपने बताया कि 20 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है और इसका उद्देश्य भी वो पवित्र था जब 74वां संशोधन विधेयक जब पारित किया गया। जब आके देखते हैं तो इन लोगों के मतलब इसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट की यूनिट है, सरकार की इकाइयाँ हैं, इन लोगों के मुँह में दांत नहीं दिया गया, चाहे सरपंच हो, चाहे आपका जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष। सरपंच जो भी हैं, सरपंच लगे रहते हैं जिस काम में मूलभूत के पैसे में लगे रहते हैं और निर्माण के लिए बनते, कोई भी विकास के लिए नहीं बनता है सरपंच। आप जाके देखिए। अगला सवाल मेरा सर से आपका त्रिस्तरीय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों होने वाला है और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपने नजरिए से क्या लगता है आपको कि जो राजनीतिक दल है उन्हें किस तरह से सवाल उठाना चाहिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जो चुनाव है प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया तो बहुत अच्छा बनाया गया है कि चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार, जनता जो है, जनता के लिए, जनता को ही सरकार चुनती और उनसे विकास होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिसको विकास के नाम पर चुनते हैं वही हमारा विनाश करते हैं। हमारा चुनाव और हमारे साथ मजबूरी है। दूसरी, अब एक चीज़ बता दूं मैं, पार्टी की बात, तो जो भी नेता चुनाव लड़ते हैं पार्टी बेस से लड़ते हैं, तो जनता के प्रति उत्तरदायी भूमिका उनकी कुछ भी नहीं होती है, बल्कि वो पार्टी के प्रति उत्तरदायी भूमिका होती है और पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है, जैसे हमारा या जनता, हम जनता जो हैं विकास के लिए चुने हैं, विकास की जितनी योजनाएं आती हैं सारी योजनाओं को डकारने के लिए उन्हें हम सौंप देते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, महसूस होता है। जैसे मैं एक उदाहरण सिंपल साहब का दे रहा हूँ, वैसे तो सैकड़ों मुद्दे हैं। एक अंबिकापुर में ही केशवपुर ग्राम पंचायत है, करोड़ों रुपए आत्मानंद स्कूल महाविद्यालय था, कॉलेज में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। उस मुद्दा को मैं जब जिला पंचायत को दिया तो उन्होंने जांच के लिए 7 दिन का दिया, अपने अधिकार गठन किया, मतलब वो संवेदना लिए। और जब मैं कलेक्टर महोदय को दिया तो वो तत्काल संज्ञान लेते हुए बोले 3 दिन में जांच। आज 9 महीना होने जा रहे हैं, जांच भी हुआ 45 दिन में और जांच में पूरी तरह बेनकाब हो गया कि पूरा का पूरा डकार लिए। जांच में स्पष्ट हो गया, अब जो मामला था वो कहीं कब्र में डाल दिए, पाताल में, अब कोई इस पर सांस ही नहीं ले रहा है, क्या होगा। ये बताइए, हम जिसे चुनते हैं, मेरा मुख्य कहने का ध्येय था कि वहाँ का चाहे सरपंच हो, जनपद पंचायत के हों या और कोई हो, या जिन्हें हम नेता चुन के ये सोचते हैं कि हमारा भला करेंगे, हमारी आवाज़ उठाएंगे। तो एक चीज़ ये भी बताना चाह रहा हूँ, जैसे आदित्येश्वर शरण सिंह देव जी जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं और वहीं के चुने हुए
एक जिम्मेदार नागरिक या हमारे जनप्रतिनिधि और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के भतीजा भी हैं, उत्तराधिकारी हैं, और वैसे लोगों को लिखित शिकायत उन्होंने भी दिया इस मुद्दा पर, लेकिन आज तक कुछ नहीं। तो क्या ये सिस्टम नेताओं के इशारे पर चल रहा है या सिस्टम के इशारे पर नेता काम कर रहे हैं? तो ये हमारी जो योजनाएं जो आप त्रिस्तरीय कहिए या जिला कहिए, किसी भी मुद्दे पर भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है पार्टी बेस पर, बल्कि योग्य उम्मीदवार हो, जो जनहितैषी हो, उनको चुनना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से कुछ हो। सिसोदिया जी, राजनीतिक दलों के चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए? राजनीतिक दलों के चुनावी मुद्दे तो उनका हाईकमान दिल्ली में तय करता है। आपके परिप्रेक्ष्य से क्या होना चाहिए? हमारे परिप्रेक्ष्य में तो हमारा परिप्रेक्ष्य में 8 मांगों के लेके नंगे पाँव इस बार दूसरे चरण में, उनमें से एक मांग है कि गरीबों को राजनीतिक दलों में पदाधिकारी बनाना। यहाँ की जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतना बड़ा नेता होता है, जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा माफिया उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा झूठ बोलने वाला मक्कार होता है, लफाज होता है, उतना बड़ा नेता होता है। हमारा करना जैसे अब आदमी मकान ने दादा ने जो बताया, सबका थोड़ा निचोड़ यही है कि मतलब जो उनका कहना था कि साफ सुथरी छवि वाले लोग, वो कब होगा जब थोड़ा सा गरीबों को, जब नीचे वाले लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा राजनीति में, तब होगा। ये जो पैसे वाले हैं, जितना बड़ा पैसे देकर, सब दुनिया में कहावत देकर जितना रोड पेट हुए उनके उतना भूख लागे, तो जितने बड़े पैसे वाले हैं उनको पैसे की भूख उतनी रहती है। गरीबों को जब तक नहीं जाएंगे, या मतलब जो यही है पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप काम करते हैं लोग, आपको कई सालों से करते हैं, महिला आयोग बनता है, तो नीचे से समझ जानते हैं कि एक लड़की से, किशोरी से लेके और एक बुजुर्ग महिला तक से इनका ताल्लुकात की जाए, जिसको महिलाओं से मतलब महिलाओं क्या बोलते हैं, जिसको महिलाओं से, आम परिवारों की महिलाओं से जिसको देख के छी घिन आती हो, वैसी महिलाएं आयोग में बैठती हैं। तो होना यही कि जमीन पर जो है उसकी इज्जत इतनी कम है। अभी जमीन पर कोई भी मतलब आपको कचरा बीनने वाली महिला मिलेंगी, उससे तथाकथित जो महिला आयोग की सदस्य हैं वो नाक घोंसी कोड़ेंगी, नेता भी नाक घोंसी कोड़ेंगी। लेकिन जब वही महिला अगर एयरप्लेन में एयर हॉस्टेस बन के अगर चली जाए तो देखिए घंटियाँ बजाना चालू करते हैं। तो मिला के यही कहना कि नीचे तबके के गरीब मतलब गरीब और ईमानदार लोगों को राजनीति में, राजनीतिक दलों को लाना चाहिए। किस पार्टी के घोषणा पत्र में सामाजिक सरोकारों से संबंधित एजेंडे को शामिल किया गया है? इसके ऊपर क्या बताएंगे? स्थानीय स्तर पर यदि किसी भी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल जो घोषणा पत्र है, वो सारी समस्याओं को तो उसमें समेट लिया जाता है, और वो घोषणा पत्र नाममात्र के लिए है, उस पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि घोषणा पत्र बनाना, अनुभवी लोग घोषणा पत्र बना लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या घोषणा पत्र बनाने वाले जो लोग भी हैं, घोषणा पत्र बनाने वाले विवेकवान हैं, अनुभवी हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए उनके पास जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है। दूसरी बात, जो नेता आजकल चुने जा रहे हैं या जो नेता आज बनाए जा रहे हैं, वो प्रायः जमीन से जुड़े हुए हैं, और उनको जमीनी जो समस्याएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो ग्रामीण आम जन की जो समस्या आवश्यकता है, उसकी समझ नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य ही दूसरा हो गया। आज पहले जनप्रतिनिधि चुने जाते थे, और उसका उद्देश्य भी यही है संविधान में कि वो आम जन की समस्याओं और लोगों को मदद करने के लिए और सामाजिक आर्थिक उत्थान के दृष्टिकोण से वो काम करेंगे। लेकिन वर्तमान में ये हो रहा है कि वो स्थानीय मुद्दों को छोड़ करके आज चुनावी खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो पहले जन सेवक के रूप में नहीं, अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऐसी मानसिकता से जब चुनाव लड़ते हैं। छोटे छोटे चुनाव पंच और सरपंच के और जनपद जिला पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लाखों का खर्च है, जो सीमा निर्धारित है सरकार के द्वारा उससे अधिक 10 गुना 20 गुना अधिक खर्च किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उसका दृष्टिकोण यही होता है कि जो मैंने खर्च किया है पहले उसकी वापसी हो जाए, और जब वापसी होगी तो आम जन परेशान होंगे, उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा और जनता जैसी की तैसी रहेगी। 5-5 साल में चुनाव होते रहेंगे और गांव के लोग जिला पंचायत से संबंधित आपने ये वार्ता रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ जिला पंचायत गांव से जुड़े हुए बातें हैं, उसमें तो किसी भी गांव का किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार से कोई समाधान समस्या नहीं हो पा रही है। गांव की गरीबी जहाँ की तहाँ बनी हुई है। तो जिला पंचायत के जो आपने कहा कि जो मुद्दे हैं या जो घोषणा पत्र है वो लोग लुभावने हैं, तो चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं ताकि लोग उसको पढ़ करके उसके प्रलोभन में आ जाए और प्रलोभन में आकर के उनको मत मिल जाए और वो जीत जाए। उसके बाद उनकी मर्जी है वो गाँव की तरफ देखते हैं या नहीं। मेरा मैम अगर बात करते हैं जब भी पार्टियाँ चुनाव स्टार्ट होता है और जितने भी पार्टियाँ होती हैं सब महिलाओं को सुरक्षित बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या है इनकी स्थिति और आप क्या चाहते हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए? पहले तो मैं सबकी बात का जवाब दूँ कि ये बिल्कुल सत्य है कि आज का वोटर भावना शब्द बोला है जहाँ वो किसी न किसी लालच में आके अपना कीमती मत का उपयोग करता है, वो हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि जो सरपंच या पंच या जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुन के तो आ जाते हैं पर उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम होता है, अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं मालूम होता है कि हमें करना क्या है। तो मेरे ख्याल से जब भी जनप्रतिनिधि हों, और हम लोगों ने ऐसा कराया भी है सीजी पंच प्रोजेक्ट के माध्यम से, सरपंच और पंच लोग की सचिव लोग की ट्रेनिंग, सचिव को तो सब कुछ मालूम रहता है पर सरपंच को उसके अधिकार या उसके कर्तव्य ही नहीं मालूम रहते कि मुझे करना क्या है। सचिव जहाँ बोलता है वहाँ वो सिग्नेचर कर देता है। तो उनको अवेयरनेस लाना चाहिए, उनको बराबर ट्रेनिंग देना चाहिए, कम से कम 3 चरण में उनको ट्रेनिंग दी जाए तब वो अपने अधिकारों को समझ सके और उसके आधार पर काम कर सके। रही बात महिलाओं की, महिलाएं आज बहुत ज़्यादा गांव में भी बहुत अवेयरनेस हो गई है, महिलाएं भी अपने अधिकारों को समझ रही हैं और मैं देख रही हूँ कि कुछ जगह पे तो ऐसा है कि बेचारे पुरुष प्रताड़ित हो जाते हैं महिलाओं की तरफ। ये स्थिति भी कई जगह पर देखी गई है। तो महिलाओं को भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जो उनका अधिकार है उनका सदुपयोग करना चाहिए। और लेकिन मैं आपसे बोलूँगी, मैं महिलाओं के अधिकार की बात नहीं कर रही, जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं और जो वादे करती हैं कि महिला की सुरक्षा के लिए करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो जमीनी हकीकत क्या है वो जमीनी स्तर पर दिखता नहीं, उस पर बात करें। देखिए कहावत है वादे तो वादे होते हैं, ये चाहे कोई भी पार्टी हो, जो 100% वादे करके कोई भी पार्टी उसको पूरा नहीं कर पाती और व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। तो जब वो एक वादा पूरा होगा तो दूसरा वादा किया जाता है, दूसरा होगा तो तीसरा वादा पूरा किया जाता है। तो हमें जो भी महिलाओं के लिए जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते हैं, तो महिलाओं को भी एकजुट होकर उन वादों को पूरा कराने के लिए एकजुटता से सामने आना चाहिए कि आपने चीज़ कहा था और ये चीज़ क्यों नहीं हुआ, ये करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक उंगली से किसी को मारोगे तो कभी चोट नहीं लगेगी, और यही एक उंगली 5 उंगली को अगर एक मुट्ठी बना के किसी को मारोगे तो वो आदमी ध्वस्त हो जाएगा। तो वादे क्या होते हैं? अंकुर जी, आपको 8 साल से शराब दुकान को हटाने के लिए बहुत ही आंदोलन करती हैं और बहुत सारे ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि आपके बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं उन और महिलाओं को बिल्कुल साइड कर दिया गया है शराब दुकान के मामले में। अब आप क्या करेंगे? जब मैं आगे ये सोचा, आपने सही बोला, अभी क्या था कि कुछ नोटिस भी आ गया था घरों का, 9 घरों पे जो लोग आंदोलन साथ में करते थे, जो सामने रहते थे। तो अब क्या है कि इस आंदोलन को मैं अकेले बैठूंगा कि मुझे ये पता है कि वहाँ की जो दीदी हैं वो चाहती कि शराब दुकान हटा, वहाँ की दीदी नहीं, पूरा हमारा शहर अंबिकापुर की महिलाएं चाहती हैं
शराब दुकान हटे। अब क्या है कि मैं अकेले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बहुत जल्दी बैठूंगा। जब तक नहीं हटेगा तब तक मैं वहाँ बैठे रहूँगा, क्योंकि वो शराब दुकान हटवाना जरूरी है। क्योंकि मैं उनकी तकलीफ को, जब मैं रोज रात को सोता हूँ तो मैं सोते समय एक बार जरूर मुझे नींद में याद आता है कि उनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका है। क्योंकि ये नेताओं के ऊपर मेरा भरोसा टूट चुका है हर माह। मैं आपको एक और बता देता हूँ, अभी निगम में चुनाव है, मैं लवारिस जो व्यक्ति हूँ उनके अंतिम संस्कार के लिए जब मुझे पता चला कि गंगापुर की मुक्ति धाम के बगल में नाला में उनको दफना दिया जाए नाला के पास, मुझे बहुत दुख हुआ मन से कि वो भी एक इंसान है, लवारिस भी एक इंसान है, उनके लिए भी एक स्थान होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जिनसे उनका भी एक अच्छे जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो इसको भी मैं दोनों पार्टी को, और जो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, क्योंकि कोई भी महापौर बने तो उनके लिए भी एक स्थान दे जिसमें उनके लिए भी अच्छे से अंतिम संस्कार हो और उनको भी एक जगह मिले। पाटिल जी, बताइए सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन, आप सूचना का अधिकार करते हैं और जो सूचना के अधिकार का कानून लागू हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी सूचना के अधिकार पर आधिकारिक राज हावी? बिल्कुल, सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया जरूर गया था, बनाया गया था नहीं तो बनाया गया, लेकिन ये पूरी तरह खिलाफ है यहाँ के अधिकारियों द्वारा। उसे पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है, चाहे नीचे स्तर का ग्राम पंचायत स्तर से लेकर कलेक्टर कार्यालय हो या कहीं भी, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और निरंकुश बेखौफ उसके विरुद्ध जा रहे हैं लोग। विधि के निर्देश की अवहेलना किया जा रहा है और कानून में स्पष्ट प्रावधान है। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम एक कानून बन चुका है, अधिनियम बन चुका है। यदि विधि द्वारा स्थापित किसी भी नियम अधिनियम का कोई अवहेलना करता है, निर्देश की अवज्ञा करता है, तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 166 के तहत अपराध दर्ज होता है, जो अब बीएनएस की धारा 199 हो गया, सजा का प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करेगा कौन इनके खिलाफ? हम जिससे मांगते हैं कोई देते नहीं है। हमने तो ग्राम से लेकर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर कार्यालय से भी मांगा और किसी ने जानकारी मुझे नहीं दिया। देखिए, उदाहरण है, और यही हर विभाग का यही दशा है। वो सोचते हैं कि हो गया, कब तक लड़ेगा, यहाँ से इसका प्रावधान दिया गया है, यदि नहीं मिलता है तो आप अपील करें। अब अपील, सेकेंड अपील होता है रायपुर। रायपुर में साल भर के बाद आता है उनकी सुनवाई का तारीख, और कहीं गलती से उस दिन या आयोग छुट्टी में हो गए या यहाँ कोई हो गए तो अगली पेशी फिर 6 महीना बाद मिलती है। अब सवाल ये उठता है, सूचना का अधिकार अधिनियम पहले ये जानिए कि बना इसलिए था ताकि जो सामने में गलत हो रहा है, हमको दिख रहा है, उसको समझ के हम लोग आवाज़ उठा सकें। मान लीजिए इस गली में गली बन रहा है, सड़क में हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमको 5 साल बाद जब तक सुनवाई होगा तब तक पता चला कि जिस सड़क के बारे में हम कहना चाह रहे थे वो 5 बार बन चुका है, वो हम निकाल के क्या करेंगे? तो सिर्फ सूचना अधिकार अधिनियम ही नहीं, जितने भी नियम कानून को पालन कराने वाले हैं वो स्वयं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी दुखद और विडम्बना है। कानून के, संविधान की दुहाई देने वाले और उसका लागू करने वाले, फॉलो कराने वाले लोग ही उसका पालन नहीं कर रहे, जंगल राज कायम कर चुके हैं। इसका प्रभावी व्यवस्था क्या होना चाहिए आपके? प्रभावी व्यवस्था देखिए उन्हीं के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में। तो प्रशासन है, आज की स्थिति में देखिए प्रशासन जो है नेता के हाथ में है। चुने हुए जो हमारे नेता होते हैं वो हमारे नहीं बल्कि अपने आप को तानाशाह हो जाते हैं और प्रशासन उनके हाथ का, जैसे मदारी का बंदर होता है, तो बंदर के रूप में नाचते हैं। जैसे वो नचाते हैं उनको नियम और कानून से कोई वास्ता नहीं होता है और न कोई फर्क पड़ता है। आप चिल्लाते रहें आम आदमी, उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो तरफ पर अपना जान देते हैं और बाकी उनके सारे नेताओं के संरक्षण में उनके इशारे पर है तो बहुत कुछ हो जाता है, बिना नियम कानून के हो जाता है। तो ये है, सिर्फ सूचना अधिकार नहीं बल्कि हर कानून का स्थिति है। सुजान जी, घोषणा पत्र में बहुत सारे लुभावने वादे किए जाते हैं, क्योंकि अब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में काफी पूरे दिन अच्छे लोग इसमें ठगे जाते हैं और न जाने कितने अलग अलग तरीके के वादे करके लुभाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जनता के हिसाब से आप क्या देखते हैं?
वादे हैं वास्तव में राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव जीतने के हिसाब से वादे करती हैं, लेकिन इनका जो है जनहित का कोई उद्देश्य होता नहीं। मैं थोड़ा सा पिछली सरकार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, गोबर खरीद गोठान। ये जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसान हैं, तो गोबर खरीदी से उनका क्या था कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी। शहरों में भी जो गौपालक हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति सही होती थी, क्योंकि गोबर जितना आता था उतना व्यय उनको खिलाने पिलाने में लग जाता था, तो उससे उनको बहुत अच्छा लाभ होता था। एक तरह से आप ये कहिए कि जो पशु है लवारिस नहीं घूमते, आज पशु फिर से लवारिस घूमने लगे, लेकिन उस समय था कि भाई ये गोबर देंगे, उसको बेच करके हम इसका चारा खिला सकते हैं। तो अब इसको जो विपक्ष में जो सरकार की भाजपा थी, ये इतना हाई तौबा मचाए कि वो जो प्रोग्राम था उसको जो है वो बंद करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग वादे करते हैं, तो ग्रामीण स्तर में गांव का विकास कैसे हो, किसान का विकास कैसे हो, इस पर ध्यान नहीं देते। जबकि थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो हमारा जो पंचायती राज है, जो वादे हैं, वो सरलतापूर्वक पूरा हो सके। आज गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा इसलिए भी खराब होती जा रही है कि आप देखेंगे कि वहाँ जो हमारे खनिज हैं, जैसे पत्थर है, कोयला है, आपका समझ जाइए कि रेत वगैरह है, तो वहाँ से पूरा दोहन हो रहा है। दोहन तो उसका जो रॉयल्टी गाँव में मिलना चाहिए 20 या 40% ऐसा कुछ है, तो उस रॉयल्टी को क्या करते हैं कि शहर में कलेक्टर साहब ले आते हैं और शहर में स्ट्रीट लाइट लगवा देते हैं, उसका गांव में विकास नहीं होता। तो इन सब इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं जो वादे करते हैं, तो उस और उनका ध्यान रखें, न कि ये सिर्फ लोक लुभावने वादे करके। और वादे भी करें, इसमें देखिए कुछ लगना तो है नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे दें तो गांव का विकास होता है, उनका वादा एक तरह से पूरा भी होता है। पंचायती राज जो व्यवस्था है उसे लेकर हमेशा देखा जाता है कि जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर उनको अधिकारी राज चल रहा है, और उन कार्यकर्ताओं से पूछा जाए कि मतलब आपसे पूछा जाए कि आपके हिसाब से जो अधिकारी राज है इनको कैसे आपके हिसाब देखते हैं, या फिर कैसे इनको साइड किया जाए, आप खत्म किया जाए? अधिकारी राज जो है अधिकारियों का पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारियों का ही बोलबाला है, और जो जनप्रतिनिधि है वो नाम मात्र के हैं। अगर देखा जाए सरपंच को, उसमें तो कोई अधिकार ही नहीं है, सरपंच तो भी नाम मात्र का अधिकार है, बैठक करना और प्रस्ताव बनाना और ये सब करना। लेकिन प्रस्ताव गांव से प्रस्ताव नहीं आता है, पंचायत स्तर से प्रस्ताव नहीं आता है। जनपद के जो सीओ है, जनपद के सीओ और जनपद के जो स्थानीय नेता है, उनके कहने से जो प्रभावी नेता है जिले स्तर पर या पंचायत जनपद स्तर पर, उनके प्रभाव में आकर के वो जब चाहे कहेंगे कि यहाँ पुल बनना है, यहाँ पुलिया बनना है, यहाँ और कुछ बनना है, यहाँ सड़क बनना है, या गांव की सुविधाओं को किस तरह से देखना है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से वो लोग जो कह देते हैं वही सरपंच को बनाना होता है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था में यह है कि पंचायत के ग्राम सभा के द्वारा निर्धारित जो प्रस्ताव है, जो गांव के विकास के लिए है, और जो प्रस्ताव बनाना भी गांव को ही, गांव का कोई भी भागीदारी नहीं, गांव के लोगों की भागीदारी नहीं है विकास में, और अधिकारी जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं वो निर्माण कर कराते हैं बिना सरपंच के, बिना ग्राम सभा के अनुमति। तो यदि ये कहा जाए कि पंचायत को कोई अधिकार नहीं है, जनपद पंचायत को ही कोई अधिकार नहीं है, वहाँ अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, लेकिन जनपद के जो सीओ हैं उनकी अधिकारिता सर्वोपरि है और वो नेताओं के दबाव में काम करते हैं। जिला पंचायत है, जिला पंचायत के सीओ हैं, जिला पंचायत के सीओ एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ पर नेताओं का प्रभाव, और नेताओं के प्रभाव से जहाँ जिस क्षेत्र में जो काम कराना है उसके लिए
देते हैं, लेकिन जिला पंचायत की बैठक में यदि कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है तो उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रक्रिया यह है कि गांव में जो प्रस्ताव पारित हो गए, यदि वो इतने राशि के हैं तो जनपद में जाएंगे, अगर उससे अधिक राशि के प्रस्ताव हैं तो जिला पंचायत में जाएंगे, लेकिन ग्राम सभा के द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित ही करने में ग्राम सभा असमर्थ है। उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में वो अपनी बात को जनपद तक और जिला पंचायत तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इनको अधिकारिता खत्म करनी है तो अधिकारी सिर्फ एक सचिव के हैसियत से काम करते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, जनपद के अध्यक्ष है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, सरपंच है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वहाँ सचिव जो है, सचिव है, ग्राम स्तर पर सचिव है, ब्लॉक स्तर पर भी सचिव, सीओ सचिव भी है, और जनपद जिला पंचायत में भी जो वहाँ पे जिला पंचायत अधिकारी हैं वो भी सचिव के हैसियत से हैं वहाँ पर। लेकिन वो सचिव पूरे जनप्रतिनिधियों पर भारी है और जो सचिव चाहते हैं वही होता है। इस व्यवस्था को इसीलिए कहा गया था ग्राम सशक्तिकरण। ग्राम सभा को इतनी शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी शक्ति उसके पास है, उसका निर्णय अंतिम है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया में ना तो शासन के नेता जाना चाहते हैं और अधिकारी भी इसमें बाधा ही डालते हैं, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता और उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब जैसे समाज सेवी लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारा भी कर्तव्य दायित्व है कि हम गांव को इतना सशक्त करें, गांव को इतना जागरूक करें, आम नागरिक को इतना जागरूक करें। इसलिए कहा गया है कि जो सक्षम और सशक्त नागरिक होता है वही समर्थ नागरिक है और वही समर्थ राष्ट्र भी बनाता है। हम उसमें बहुत पीछे हैं। यहाँ हम अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों का राज है, जनप्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, आम नागरिक का लोकतंत्र है। उसकी विकास में, सामाजिक आर्थिक विकास में उसकी कोई भागीदारी नहीं है। सिर्फ सरकारी अधिकारी यानी अधिकारी और नेता, इनका जो गठबंधन है ये पूरे विकास के लिए बाधक है। अंकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बेरोजगार युवा है वो बेरोजगारी से तंग आकर के नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और सरगुजा जैसे शांतिप्रिय क्षेत्र में रोज पर डे गैंगवार का एक अलग मामला आ रहा है, अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। रोज कभी तस्वीर, कभी मारपीट, कभी मर्डर, ऐसे मामले आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहें? ये क्या है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो शिक्षा से पहले तो पीछे हो रही है, इसलिए वो नशा की ओर जा रही है। आजकल आप देखिएगा जो हमारी युवा पीढ़ी समाज में, युवा पीढ़ी के बोलना चाहूँगा कि उस समाज में सेवा करने से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो रील बनाना, फोटो खींचना, ये सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है। कहीं जाना है तो चलो फोटो खींचते हैं, फोटो डालना है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को सामने आना पड़ेगा कि कैसे जो युवा हैं जिनको हम आगे बढ़ा पाएँ, जिनको हम रोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप रोजगार करिए। लेकिन हमारा युवा पीढ़ी आज गलत रास्तों पे जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे जा रहा है, नशा कर रहा है। आप आज हमारे अंबिकापुर के जितने भी ग्राउंड हैं वहाँ रात पे जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेंगे कि कुछ लड़के नशा करते हुए ही मिले, कहीं ना कहीं नशा करते हुए रात को आपको लड़के मिल ही जाए। तो नशा पे क्यों, और डिप्रेशन भी, युवाओं के साथ डिप्रेशन भी, क्योंकि देखिए क्या है, रोजगार जो है आज रोजगार की तो कमी है। युवाओं का क्या है कि जैसे किसी को कुछ भी जॉब करना है, कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की ओर ही जा रहा है कि मेरे को कलेक्टर बनना है, और अगर वो नहीं बन पाया तो डिप्रेशन को जाए। तो मैं युवाओं को एक आपके न्यूज़ के माध्यम से सलाह दूंगा कि आप चेंज कर दीजिए। अगर आप नहीं बन पाए तो दूसरे चीज़ों पे आप अपने रास्ते को ढूंढिए, आप जरूर उसमें सक्सेस हो। आप लगातार किसी चीज़ में, मान लीजिए किसी चीज़ में लगातार ट्राई कर रहा हूँ और अगर वो चीज़ें नहीं हो रही है तो मैं रास्ता चेंज कर सकता हूँ। डिप्रेशन से भी लोग नशा पे जा रहे हैं, आज के युवा आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आप देखिएगा तो बहुत डिप्रेशन पे जा रहे हैं। इसलिए सब चीज़ें मेरा मैडम, महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी योजनाएं हैं जो लागू भी हैं और बहुत सारे महिलाओं को फायदा भी है, और बहुत सारे जगह में महिलाएं इसका लाभ भी ले पा रही हैं और अभी भी महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं है। इस पर क्या जो महिलाएं लाभ नहीं ले पा रही, कहीं ना कहीं वो योजनाएं उनका
मोबाइल लेके सोनी देखना है और मीडिया दुनिया भर की चीज़ें देखना है, और उसके विकास के लिए क्या है उसको नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं वो अपने विकास का रास्ता स्वयं ही कुछ अवरुद्ध कर देती है, इसलिए महिलाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और दूसरा क्या पूछा आपने? महिलाएं इसमें मतलब महिलाएं पीछे हो जाए, महिलाओं को वो चीजें नहीं पाए, कहीं ना कहीं उनको जागरूकता की कमी है, वो उसके बारे में अवेयर नहीं हो पा रही है, उसकी उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए लाभ नहीं ले पाती। और वही महिलाएं जो शहर की हैं वो लाभ से भी ज़्यादा आगे बढ़कर अपना योगदान देती हैं और वो लाभ हासिल करती हैं। आज